Hello students, welcome back to my YouTube channel The Medicos World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इंट्रो देखते हैं। You have learned that all living cells have to be provided with nutrients, oxygen and other essential substance। आप सभी को पता है कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन सबको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए और असेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए। ऑल द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज़। और क्या चाहिए उन लोगों को कि जो भी वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो जाए, वो रिमूव हो जाए, रिलीज़ आउट हो जाए उनकी बॉडी से, ताकि वो सेल्स और टिश्यूज़ क्या कर सके, हेल्दी फंक्शन अपना परफॉर्म कर सके। इसीलिए एसेंशियल क्या है, एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म होना चाहिए सब्सटेंस की मूवमेंट के लिए। कहाँ पे? सेल्स से टिश्यूज़ तक और सेल्स से आउट ऑफ द बॉडी। तो यही एफिशिएंट मैकेनिज़्म जो हम पढ़ेंगे वो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। हर जो भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर अलग अलग मैकेनिज़म्स होते हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, सभी एनिमल्स के अंदर डिफरेंट मेथड होते हैं इस ट्रांसपोर्ट के लिए कि सेल तक कैसे कोई भी सब्सटेंस आ रहा है और सेल से यानी कि बॉडी से वो कैसे बाहर जा रहा है। जो हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि स्पंजेस, सिलेंट्रेट, वो कैसे सर्कुलेट करते हैं वाटर को अपने सराउंडिंग से थ्रू देयर बॉडी कैविटीज़ टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंस। अब जो स्पंजेस होते हैं हमारे, वो कौन से फाइलम के अंदर आते हैं? वो आते हैं पोरीफेरा फाइलम के अंदर। ये क्लास +1 के अंदर ये चैप्टर है। तो फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे जैसे स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स, यूस्पंजिया, स्काइफा, ये सब कैसे करते हैं अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन? ये अपनी बॉडी की स्किन से करते हैं। जो इनकी बॉडी वॉल होती है उसके ऊपर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ओस्टिया बोलते हैं। उनके थ्रू एक कैविटी, जो इनकी बॉडी कैविटी है, ये स्पॉन्जोसिल कैविटी होती है, इसके अंदर आएगा, एक्सचेंज होगा और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ओस्टियोब्लास्ट के थ्रू, यहाँ पे भी माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होंगे, ओस्टियोब्लास्ट, उनसे बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो यही बोला है कि जो स्पंजेस हैं और सिलेंट्रेट्स हैं उनके अंदर कैसे होता है, बॉडी कैविटी से होता है एक्सचेंज। मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन द बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो स्पेशल फ्लूइड्स का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हीं मटेरियल्स को। Blood is the most commonly used body fluid by the most of higher organisms including humans for this purpose। अब जो हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि ह्यूमंस हो गया, इनके अंदर क्या यूज़ होता है, कौन सा बॉडी फ्लूइड यूज़ होता है? इनके अंदर ब्लड यूज़ होता है। जो क्योंकि हमने देखा है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड के थ्रू इस ट्रांसपोर्टेशन होती है ना। जो भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है या वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर जाना है, वो सब ब्लड के थ्रू ही होता है। अब ब्लड के साथ साथ एक और बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लिम्फ। लिम्फ भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है मटीरियल्स के हमारी बॉडी के अंदर। Another body fluid, lymph, also help in the transport of certain substances। इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे कंपोजिशन होती है ब्लड की और फ्लूइड की, यानी कि टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं लिम्फ को। और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम ब्लड की, लिम्फ की, और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे हम। तो चलो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कंसिस्ट होता है, मिलके बना हुआ है किससे? फ्लूइड मैट्रिक्स से, प्लाज्मा से और फॉर्म्ड एलिमेंट से। ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो किससे मिलके बना हुआ है? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा है? स्ट्रो कलर्ड है। स्ट्रो मतलब जो घास फूस होती है ना उसकी जैसा। स्ट्रो कलर्ड है, विस्कस फ्लूइड है, विस्कस मतलब गाढ़ा है, ठीक है। कंस्टिट्यूटिंग नियरली 55% ऑफ द प्लाज्मा कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है? 55% प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर। अब प्लाज्मा के अंदर भी जो ये 55% है, इसके अंदर बोला हुआ है कि जो 90 से 92% प्लाज्मा है वो क्या है? वो पानी से मिलके बना हुआ है। इस 55% में 90 से 92% वाटर है और प्रोटीन्स कितना है? 6 to 8% प्रोटीन्स है।
और इसके अंदर जो हमारे मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। अब इन तीनों के फंक्शन भी अलग अलग है। जो फाइब्रिनोजन है वो किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है क्लॉटिंग और कोएगुलेशन में ब्लड की। जब हमें कोई भी इंजरी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि इंजरी जहाँ पे हुई है उस स्पॉट पे थोड़ी देर बाद एक फाइबर्स का मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम फिब्रिन बोलते हैं। उसी फाइब्रिन के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग। ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है वो किस में हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में, फाइट करने में। और एल्ब्यूमिन किस में हेल्प करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में। जो प्लाज्मा उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी प्रेजेंट है। कौन कौन से? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, हमने कल पढ़ा था ना बाइकार्बोनेट ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में भी, और क्लोरीन। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सब प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हैं। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो कोएगुलेशन को अफेक्ट करते हैं, क्लॉटिंग को अफेक्ट करते हैं, वो भी हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। अब जो प्लाज्मा है विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, जब प्लाज्मा के अंदर कोई क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। ये याद रखना यहाँ पे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। जो प्लाज्मा है वो हमारा कितना कंसंट्रेशन होती है उसके अंदर ब्लड की? 55%। और इस 55% के अंदर भी 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। और बाकी 6 to 8% क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स भी कौन कौन से? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। जो हमारा एल्ब्यूमिन है वो किस में हेल्प करता है? वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन डिफेंस में हेल्प करता है। और फिब्रिनोजन क्लॉटिंग या कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एक्सेट्रा। आगे फिर है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट की कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। 3 एलिमेंट्स बताए थे मैंने, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट। एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रो मतलब रेड से रिलेटेड, तो और साइट्स मतलब सेल यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और ल्यूको रिलेटेड होता है वाइट से, और साइट मतलब सेल यानी कि वाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं। और ये कितना कंस्टिट्यूएंट बनाते हैं? हमारे कितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ये ब्लड के अंदर? 45% के अंदर। 55% हमारा क्या था? प्लाज्मा। और 45% क्या है हमारा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। अब जो ये एरिथ्रोसाइट है ये क्या है? मोस्ट अबेंडेंट, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर। एक जो हेल्दी एडल्ट मैन है उसके अंदर कितना होता है? 5 से लेके 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। और फीमेल्स के अंदर कितना होता है? 4.5 to 5 mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। ये फीमेल के अंदर है। और मेल के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है 5 से 5.5 मिलियंस। अब जो आरबीसी है वो क्या होती है? वो कहाँ पे फॉर्म होती है? रेड बोन मैरो के अंदर। जो हमारी बोन्स है उनके अंदर 2 बोन मैरो प्रेजेंट होती है, एक रेड बोन मैरो और एक येलो बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है वहाँ पे ही हमारे आरबीसी बनती है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस है बहुत सारे मैमल्स के अंदर। और उसकी कैसी शेप होती है? बाइकनकेव शेप होती है। बाइकनकेव शेप हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ी है ना। तो आरबीसी के अंदर क्यों बोला है यहाँ पे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सके। क्योंकि हमें पता है आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और हीमोग्लोबिन ही तो है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ये हमने ब्रीथिंग रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। इसीलिए बोला है कि जो आरबीसी है वो डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस है और बाइकनकेव इन शेप है, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें बाइंड हो सके। और यहाँ पे क्या है? रेड कलर्ड इसका होता है, आयरन कंटेनिंग है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर हमने पढ़ा था ना, आयरन किस फॉर्म में होता है? Fe2+ की फॉर्म में होता है। कहाँ पे? हीम के अंदर, हीम मॉलिक्यूल्स के अंदर।
कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन आगे है ना, हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल। हीमोग्लोबिन कैसा है, रेड कलर्ड पिगमेंट है, इसीलिए आरबीसी यानी कि जो एरिथ्रोसाइट है वो उनको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। जो हेल्दी इंडिविजुअल है उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, क्योंकि यही हमारी CO2 और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं ना एल्वेलाई से सेल तक और सेल से एल्वेलाई तक। अब जो आरबीसी है उसकी एवरेज लाइफ स्पेन कितनी होती है, कितने टाइम तक वो जिंदा रहती है, 120 डेज तक। आफ्टर 120 डेज वो क्या हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कहाँ पे, स्प्लीन में। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड को मतलब होता है शमशान घाट, तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सारी आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के बाद कहाँ जाती है, स्प्लीन के अंदर। तो हमारा एरिथ्रोसाइट यहीं पे कंप्लीट होता है। एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि ये मोस्ट अबंडेंट है, रेड कलर की है। एडल्ट मेल के अंदर ये कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, और फीमेल के अंदर होती है 4.5 से 5 मिलियन पर mm³। और ये कहाँ पे फॉर्म होती है, रेड बोन मैरो के अंदर एडल्ट्स में, और डिस्ट्रॉय होने के बाद कहाँ जाती है, स्प्लीन में, जिसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। इसका एवरेज लाइफ स्पेन कितना है, 120 डेज, और इसके अंदर एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। फिर है हमारा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, WBC। तो देखो WBC क्या होता है, ये कलरलेस होती है, यानी कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होगा, लैक होगा हीमोग्लोबिन का। ये न्यूक्लिएटेड है और इसकी जो लाइफ स्पेन है वो कितनी होती है, 5 to 7 डेज। और ये कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। जो ल्यूकोसाइट है वो शॉर्ट लिव्ड है, कितने टाइम तक जिंदा रहती है, 5 to 7 डेज। हमारे पास दो कैटेगरी की ल्यूकोसाइट्स होती है, कौन कौन सी, एक होती है ग्रैनुलोसाइट और एक होती है ए ग्रैनुलोसाइट। साइट्स का मतलब बताया था मैंने सेल्स, और ग्रैनुलो मतलब कि ग्रैनुअल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स मतलब कि ए मतलब नहीं है वहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स प्रेजेंट, ग्रैनुअल्स प्रेजेंट नहीं है। अब ये ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, इनके अंदर क्या क्या आएंगे, इनके अंदर 5 टाइप के सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स जिसको हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, बेजोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। अब कौन सी इनमें से ग्रैनुलोसाइट है और कौन से ए ग्रैनुलोसाइट, ये देखते हैं। जो हमारे ग्रैनुलोसाइट है उनके अंदर कौन कौन आएंगे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेजोफिल। फिल का मतलब होता है लविंग, यानी कि जो एसिड को लव करते हैं वो इओसिनोफिल, बेस लविंग बेसोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स मतलब न्यूट्रल रहते हैं वो कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स। अब जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या होते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं पूरे ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट दोनों को मिला के, और बेसोफिल्स सबसे लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है वो कौन से होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट की कैटेगरी में आते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, कितनी, 60 to 65%। और बेजोफिल्स क्या है, लिस्ट है, कितने होते हैं, 0.5 से 1%। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट कितने होते हैं, 6 to 8%। इन दोनों का क्या काम होता है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का, ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं, यानी कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। कैसे, ये बैक्टीरिया जब भी हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको पहचान लेते हैं और उसको खा जाते हैं, उसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। बेजोफिल क्या सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है, एक एंटी कोगुलेंट होता है। कोगुलेंट बताया था ना, जो ब्लड की ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है, फाइब्रिन मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन ये एंटी कोगुलेंट है, यानी कि अपोजिट काम करेगा ये कोगुलेशन के, उसको नहीं होने देगा। जो किस में इन्वॉल्व है ये बेजोफिल्स, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में, इन्फ्लामेशन शो करते हैं, ये स्वेलिंग। और इओसिनोफिल जो कितना प्रेजेंट है, 2 से 3%, वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को नहीं होने देता। और क्या करेगा, ये एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड है, कि जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा ना, इन्फेक्शियस एजेंट, तो ये एलर्जी शो करता है। जो लिम्फोसाइट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, 20 से 25%। और ये दो कैटेगरी में होते हैं, बी सेल और टी सेल, बी एंड टी फॉर्म्स। जो दोनों बी और टी लिम्फोसाइट है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून रिस्पॉन्स में, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर है हमारा प्लेटलेट।
प्लेटलेट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं इनको। ये क्या होता है, सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, सेल के पार्ट्स होते हैं जो किससे मिले के बने होते हैं, मेगा कैरियोसाइट। एक बड़ा सा स्पेशल सेल होता है बोन मैरो के अंदर, मेगा कैरियोसाइट। अब मेगा कैरियोसाइट क्या होता है, ये डिवाइड कर जाता है, अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, और इससे क्या बनती है, फिर हमारी प्लेटलेट्स बनती है। अब जो प्लेटलेट्स है वो भी कहाँ पे बन रही है, हमारी बोन मैरो के अंदर बन रही है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। प्लेटलेट कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो प्लेटलेट है उसका मेन फंक्शन क्या है, कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में ये हेल्प करती है। अ रिडक्शन इन द नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच कैन लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड बॉडी। अब अगर हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी ब्लड के अंदर, तो क्या हो जाएगा, हमारी जो ब्लीडिंग हो रही है इंजरी की वजह से वो स्टॉप नहीं हो पाएगी। वो क्या होगी, वो स्टॉप नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारा एक्सेसिव बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि जब प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती है, रिडक्शन इन प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। पिनिया वर्ड जहाँ पे भी आ रहा है, PENIA, ये पिनिया वर्ड जहाँ भी आ रहा है इसका मतलब है कि वो चीज़ कम हो गई है। थ्रोम्बोसाइट का मतलब हमने पता है कि प्लेटलेट्स होता है, और पिनिया मतलब कम हो जाना, यानी कि अगर थ्रोम्बोसाइट कम हो रही है तो बोलेंगे थ्रोम्बोपिनिया। ऐसे ही अगर WBC कम होगी, WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, तो इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया, कि ल्यूकोसाइट्स की अमाउंट कम हो गई है। और अगर RBC की अमाउंट कम हो गई है तो क्या बोलेंगे, इराइथ्रोपिनिया, की RBC कम हो गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, WBC को एक बार हम दोबारा से इसके डायग्राम से देखते हैं। ये देखो, ये क्या है, हमारी रेड कलर की RBC, फिर है हमारी प्लेटलेट्स, ये देखो ये छोटे छोटे पार्ट्स में दिख रही है ना, ये प्लेटलेट्स है। और फिर ये बाकी सारी हमारी क्या है, इओसिनोफिल। इओसिनोफिल्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, एसिडोफिल्स बोलते हैं हम। ये कैसी होती है, बाई लोब्ड, एक ये लोब है इसका, एक ही है, और ये दोनों कैसे ऐसे कनेक्टेड है ये, और ये हमारी इओसिनोफिल। फिर है हमारी बेजोफिल्स। बेजोफिल कैसी होती है, ट्राई लोब्ड होती है, यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है। जो बेजोफिल्स है वो हमारी ट्राई लोब्ड होती है। फिर है हमारी न्यूट्रोफिल्स, और यहाँ पे क्या दिखाई हुई है, मोनोसाइट्स हमारी, ये देखो। जो मोनोसाइट्स होती है वो कैसी होती है, ए ग्रेनुलोसाइट और बीन शेप्ड, ये बन रही है ना बीन जैसी। और बीन शेप्ड हमारा एक और पार्ट होता है, बताओ वो आप लोग कमेंट में बताओगे कि कौन सा जो हमारा ऑर्गन है वो बीन शेप्ड का होता है। टी लिम्फोसाइट है फिर हमारी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये दोनों किसके पार्ट आ जाएंगे, लिम्फोसाइट्स के अंदर आ जाएंगे। अब इनको कैसे याद रखेंगे हम लोग कि कौन सा ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और कौन सा कम अमाउंट में, उसकी भी एक ट्रिक है, उसको है BEMLN, इसको याद रखना बैमलन से, बैमलन। बी से बेजोफिल्स, फिर इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल। सबसे ऊपर जो है बी बेजोफिल्स, उसको सबसे कम रखना। बेजोफिल सबसे कम होते हैं कितने, 0.5 से 1%। फिर है हमारा इओसिनोफिल, ये कितने होते हैं, 1 से 2%। फिर है हमारा मोनोसाइट 6 to 8%। लिम्फोसाइट कितने, 20 से 25%। और न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा कितने, 60 to 65%। बैमलन, इससे याद रखना। और हमने क्या क्या पढ़ा, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट है वो किस में हेल्प करती है, फैगोसाइटोसिस में। बेजोफिल किस में हेल्प करती है, इन्फ्लेमेशन के अंदर। इओसिनोफिल किस में हेल्प करती है, हमारी रेजिस्ट करती है इन्फेक्शन से और एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। और लिम्फोसाइट किस में हेल्प करती है, हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के अंदर। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Thank you so much guys. Please like, share and subscribe my YouTube channel and keep supporting, keep loving. Stay tuned and comment down your queries. Thank you so much.